लाहौर के अजीम शायर उस्ताद दामन, जिन्हें नेहरू ने हिंदुस्तान मुंतकिल होने की पेशकश की थी। भुट्टो दौर में उस्ताद दामन को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करने की असल वजह क्या थी? आज़ादी का शायर का खिताब किसने दिया? पंजाबी अदब का अनमोल खजाना अजीम शायर उस्ताद दामन का असल नाम चिराग दीन था। 4 सितंबर 1911 को लाहौर में पैदा होने वाले उस्ताद दामन के वालिद मीरा बख्श एक माहिर दर्जी थे। दामन को खानदानी पेशे से कोई लगाव नहीं था, मगर नौकरी ना मिलने की वजह से मायूसी का शिकार होकर बागबानपुरा में अपनी दर्जी की दुकान खोल ली। बचपन से ही शायरी से लगाव रखते थे और दुकान खोलने के बाद भी उनका दिल कहीं शायरी में अटका रहता था। वो दुकान छोड़कर अक्सर मुशायरे सुनने चले जाते थे। अपने उस्ताद से मुतासिर होकर उन्होंने अपना तखल्लुस दामन रख लिया। इब्तिदा में उस्ताद दामन ने मोहब्बत और महबूब पर शेर कहे, लेकिन जैसे ही बरसग़ीर की आज़ादी करीब होती गई, उनकी शायरी में आज़ादी से मोहब्बत बढ़ती गई। उस वक्त के मशहूर कांग्रेसी सियासतदान मियाँ इफ्तिखारुद्दीन अक्सर उनसे कपड़े सिलवाने आया करते थे। 1930 में उन्होंने जब आपकी दुकान पर आपका कलाम सुना तो दंग रह गए और फ़ौरन उन्हें कांग्रेस के एक अवामी इज्तिमा में अपना कलाम पढ़ने की दावत दे दी। मोची दरवाजे के इस इज्तिमा से जहां उनको भरपूर अवामी पजीराई मिली, वहीं साम्राज्य मुखालिफ नज़मों पर पंडित जवाहिरलाल नेहरू ने उस्ताद दामन को आज़ादी का शायर का लक़ब दिया। उस्ताद दामन की शायरी में बहुत तनव्वुर था। जहां एक तरफ उन्होंने पंजाबी सकाफ़त, माशरती बुराइयों और लोक दास्तानों को मौजू बनाया, वहीं तसव्वुफ़, रिवायती मौज़ूआत और सियासत भी उनके कलाम का अहम जुज़ रही। फैज़ अहमद फैज़ ने उनके बारे में कहा था, मैं पंजाबी में सिर्फ़ इसलिए शायरी नहीं करता कि पंजाबी में शाह हुसैन वारिस शाह और भुल्ले शाह के बाद उस्ताद दामन जैसे शायर मौजूद हैं। उस्ताद दामन मज़दूरों, मज़लूमों, गरीबों और किसानों के शायर थे। उन्होंने हमेशा इस्तेहसाली तबकों की मजम्मत की और पिसे हुए तबके का साथ दिया। बरसग़ीर की तकसीम ने इस अजीम शायर को तोड़ कर रख दिया था। कांग्रेस से मुंसलिक होने की वजह से लाहौर में होने वाले हंगामों में उस्ताद दामन का घर जला दिया गया और दुकान भी लूट ली गई। दूसरी तरफ उनकी ज़ौजा भी इंतकाल कर गईं। उस्ताद दामन के बहुत से हिंदू सिख करीबी दोस्त और शागिर्द भी हिंदुस्तान चले गए। लाहौर में ये सारे सदमे सहने के बावजूद उन्होंने लाहौर नहीं छोड़ा। इन हादसात के बायस जब माली दबाव बढ़ा तो उस्ताद दामन बहुत बुझे बुझे रहने लगे और अंदरून भाटी दरवाजे के एक हुजरे में मुंतकिल हो गए, जहां माधुलाल हुसैन भी मुकीम रह चुके थे। यहाँ वो पूरी उम्र किताबों के बीच रहे। यही हुजरा उस्ताद दामन की बैठक कहलाया। 1954 में उस्ताद दामन को इंडो पाक मुशायरे में बुलाया गया। दिल्ली के लाल किले में होने वाले मुशायरे की सदारत हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहिरलाल नेहरू कर रहे थे। बंटवारे के जख्म अभी ताज़ा थे। उस्ताद ने अपना कलाम सुनाया तो सबकी आंखों से अश्क रवां थे। नेहरू ने उन्हें गले लगा लिया और उनकी आंखें भी नम थीं। हुब्बुल वतनी का ये आलम था कि नेहरू ने जब उस्ताद दामन से हिंदुस्तान मुंतकिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया तो दामन ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अब मेरा वतन पाकिस्तान है, मैं लाहौर ही में रहूँगा, बेशक जेल ही में क्यों ना रहूँ। उस्ताद दामन ने अयूब, भुट्टो और ज़िया दौर की सख्तियाँ और पाबंदियाँ देखी थीं और इन तीनों अदवार में उन्होंने सियासी जबर के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की थी। भुट्टो दौर में उस्ताद दामन ने हुकूमत की पॉलिसियों पर कुछ नज़में लिखीं, जिनमें ख़ास तौर पर भुट्टो की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की गई थी कि एक तरफ वो भारत से 1000 साल तक भी लड़ने को तैयार थे, जबकि दूसरी जानिब वो इंदिरा गांधी से शिमला मुआहदा करने को बेचैन थे। उस्ताद दामन की एक तनकीदी नज़म जो अवाम में मकबूल हो गई तो इस अजीम शायर के खिलाफ बम का झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। जब अदालत में मजिस्ट्रेट ने उस्ताद दामन से इस्तफसार किया कि आपसे पिस्तौल और बम बरामद हुए हैं, तो शायर ने जवाब में कहा कि शुक्र है मेरी कोठी थी, अगर बड़ा घर होता तो हुकूमत ने रानी तोप भी वहाँ से बरामद कर लेनी थी। केस से छुटकारा पाने के बाद उस्ताद ने लिखने के बजाय पढ़ने पर तवज्जो मरकूज़ की और अदबी तकरीबों में जाना ख़त्म कर दिया। फैज़ के इंतकाल पर उस्ताद दामन सर्विसेज अस्पताल में दाखिल थे। फिर भी उस्ताद दामन दोस्तों का सहारा लेकर फैज़ के जनाजे में शरीक हुए और कुछ दिन के बाद यानी 3 दिसंबर 1984 को उस्ताद दामन भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।